नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्रेल पे स्वागत करता हूं। तो आज से हम लोग की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं और आज आपकी जो क्लास होगी वो आपकी हिंदी का मॉडल पेपर लेकर आया है, जो कि आपकी इंटर की एग्जाम 2024 में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। जो भी एग्जाम देने वाले 2024 में इंटरमीडिएट के लिए, इस क्लास के साथ साथ आप ये भी जान लीजिएगा कि आज से डेली आपकी क्लास चलेगी। आज से डेली जो क्लास की टाइमिंग होगी वो शाम के 7 बजे आपको डेली क्लास में आना है। ऑल सब्जेक्ट की क्लास चलेगी। ऑल सब्जेक्ट की क्लास की आपकी जानकारी कैसे मिलेगी, इसके लिए आप लोग के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है और टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है। ठीक है, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। किस दिन कौन सी सब्जेक्ट की क्लास चलेगी, सारी इंफॉर्मेशन आपको उसमें दी रहेगी। ठीक है, तो आज से जितना आपको पढ़ाया जा रहा है सिर्फ उतना भी आप कर लेते हैं तो आप जान लीजिए कि अभी आपका आज 15 जुलाई है ना। आज आपकी 15 जुलाई है और अभी एग्जाम में करीब करीब आपके 5 महीने हैं। 5 महीने आपकी अगर डेली क्लास करते हैं तो ये ऐसी तैयारी हो जाएगी कि 100% आप 90% तक स्कोर कर सकते हैं, बस यहाँ पे आप लाइव क्लास में डेली आकर। ठीक है, तो पंक्चुअल रहिए। अगर आप पंक्चुअल रहते हैं, डेली क्लास में आते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो फटाफट शेयर कर दिए सभी को। आज से आप लोगों की 2024 का बैच जो है वो शुरू हो रहा है। शेयर कर दीजिए, आज पहली क्लास है। ठीक है, आइए क्वेश्चंस लगाते हैं। जितने बच्चे हैं क्वेश्चंस लगाना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए, इस तरीके का मॉडल पेपर ही रहेगा जैसा 2023 में था, वैसा ही रहेगा। 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसमें 50 प्रश्नों का आपको उत्तर देना होगा और बाकी 50 प्रश्नों का जवाब जो है वो नहीं देना होगा, है ना। हर क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा। तो चलिए, राधे राधे। आज से क्लास शुरू करते हैं। सेंटअप एग्जाम जो है वो बाबू अक्टूबर में होता है। सेंटअप एग्जाम जो है अक्टूबर में होता है, तो टेंशन नहीं लीजिएगा। सेंटअप एग्जाम के लिए भी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए, बिल्कुल अनामिका बिल्कुल टॉप करेंगे, एकदम टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए सभी को गुड इवनिंग। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आलोक कुमार सिंह, क्लास शुरू हो गया है। ठीक है, क्लास शुरू हो गया है, रिफ्रेश कर लीजिए। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, किस पठित पाठ की पंक्ति है। अब आप लोग आंसर लगाना शुरू करेंगे कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति साफ हो जाती है, किस पठित पाठ से लिया गया है। उसने कहा था शिक्षा, ओ सदा नीरा या अर्धनारीश्वर। चलिए फटाफट तरीके से आंसर लगाना शुरू कीजिए आप लोग। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पहला क्वेश्चन, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, किस पठित पाठ की पंक्ति है। चलिए याद रखेंगे, राइट आंसर है उसने कहा था। राइट आंसर है उसने कहा था। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका, उसने कहा था, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसके राइटर कौन है तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। याद रखिएगा, इसके राइटर जो है वो गुलेरी साहब हैं। उसने कहा था कि राइटर हैं गुलेरी साहब हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा रहे। भक्ति विमुख जे धर्म, भक्ति विमुख जे धर्म सो अधर्म करी गाय, किस पठित पाठ की पंक्ति है। छपय, कबित, करबक या अधिनायक। अब आंसर लगाइएगा। भक्ति विमुख जे धर्म सब अधर्म करी गाय, किस पठित पाठ की पंक्ति है। छपय, कबित, करबक या अधिनायक। चलिए फटाफट तरीके से आंसर लगाएं बच्चे, और एक बार सभी को शेयर कर दीजिए। चलिए, नहीं भी आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, देखते चलिएगा। याद रखिएगा, इसके राइटर है बच्चा छपय है, और छपय से लिया गया। और छपय के राइटर की बात कर ली जाए तो ये नाभा दास के द्वारा लिखा गया है। याद रखिएगा, इसके राइटर हैं नाभा दास। भक्ति विमुख जे धर्म सब अधर्म करी गाय, छपय से लिया गया। चलिए, जो भी ए के साथ गए हैं सभी का आंसर आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। मुक्ति बोध का पूरा नाम आपको बताना है कि मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है। एकदम सोच लीजिए कि आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, क्योंकि अक्टूबर में आपका सेंटअप एग्जाम भी होना है और उसमें सभी को पास होना है। इसलिए एकदम सोच लेना है कि एग्जाम में बैठे हुए हैं और क्वेश्चंस लगा रहे हैं। मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है। जगनंदन माधव, गजानन माधव मुक्ति बोध, सी या डी। चलिए आंसर लगाइए क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए, विज्ञान कुमार, बहुत अच्छे। विज्ञान कुमार का सही आंसर आ चुका है गजानन माधव मुक्ति बोध। चलिए, जिसका आंसर सही आएगा उसका नाम भी यहाँ पे लिख देते हैं। विज्ञान कुमार का आंसर सही आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी, गजानन माधव मुक्ति बोध। चलिए बहुत अच्छे, शानदार विज्ञान। मुस्कान आलम, चलिए आपका भी आंसर सही है। आलोक कुमार सिंह, चलिए बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, जिसका आंसर सबसे पहले सही होगा उसका नाम स्क्रीन पे मैं लिख दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे।
नामवर सिंह का जन्म स्थान कहाँ था? नामवर सिंह का जन्म स्थान, एकदम शानदार आंसर लगाइएगा। नामवर सिंह कहाँ के थे? वाराणसी, लखनऊ, पटना या बेगूसराय? नामवर सिंह का जन्म स्थान आपको बताना है। नामवर सिंह का क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नामवर सिंह का जन्म स्थान वाराणसी, लखनऊ, पटना या बेगूसराय? चलिए देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। नामवर सिंह का जन्म स्थान कहां था? बहुत अच्छे, याद रखेंगे, सही जवाब है वाराणसी। ऑप्शन नंबर ए के साथ गए हैं उज्जवल कुमार। बहुत अच्छे उज्जवल, बिल्कुल सही जवाब है आपका। सबसे पहले जो आंसर आया है वो आया है उज्जवल भाई का। चलिए बहुत अच्छे उज्जवल, कोमल, सभी का आंसर बिल्कुल सही आता हुआ। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? पूछा गया आपसे ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? ईयर आपको बताना है। 1950, 1949, 1975 या 1905? चलिए अब आंसर लगाएं। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग पहुंच चुके हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? ये कौन से साल हुआ था ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में। जितने बच्चे जुड़े हुए हैं फटाफट शेयर कर दीजिए। क्लास जो है डेली चलेगी, घबराना नहीं है। और सब्जेक्ट की क्लास शुरू कर देंगे जैसे ही आप लोग 100 बच्चे लाइव होना शुरू हो जाएंगे, है ना। आज पहली क्लास है, बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, तो शेयर कर दीजिएगा। धीरे धीरे 7 दिनों में सबके पास जानकारी पहुंच जाएगी, तो ऑल सब्जेक्ट की क्लास यहाँ पे चलने लगेगी। चलिए याद रखेंगे, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म जो है वो 1950 में हुआ था। बहुत अच्छे, शानदार आंसर आया है 5 का ऑप्शन नंबर ए के साथ, याद रखेंगे 1950। शुभम कुमार सिंह, बहुत अच्छे शुभम। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मलियज का जन्म कब हुआ था? मलियज, देखिए जन्म वाला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछता है। इसी टाइप के 100% क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि ये आपका मॉडल पेपर का है, तो एग्जाम में एकदम धमाल मचा के क्वेश्चन लड़ेगा, क्योंकि वही क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, चलिए अब आंसर लगाएंगे। मलियज का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 6। अब मलियज के बारे में याद रखिएगा कि इनका ये क्या है, डायरी था, है ना। इनका जो जन्म के बारे में बात की जाए तो याद रखेंगे 1935 ईस्वी में, है ना। कितने मलियज? तो ऐसे याद रखिएगा 35 मलियज। कितने मलियज थे? डायरी में 35 मलियज थे, ऐसे याद रखिएगा। डायरी में 35 मलियज थे। 35 का मतलब क्या? 1935। 2035 तो अभी आया ही नहीं है, ठीक है, 1935। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था? रघुवीर सहाय की मृत्यु कब हुई थी? 4 ऑप्शन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7, रघुवीर सहाय की निधन, 7 का आंसर आएंगे फटाफट तरीके से। चलिए एकदम जोश में आ जाना है, एग्जाम में भी टाइम है, इसका मतलब ये नहीं कि अभी सोच सोच के पढ़ना है। एकदम जोश में आंसर लगाइए फटाफट तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। जो बच्चे कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिना सब्सक्राइब किए हुए आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ सकते हैं, है ना। सब्सक्राइब नहीं किए हुए इसलिए आप रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। लाइव चैट में जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना पड़ता है। चलिए बहुत अच्छे, राइट आंसर है 1990। चलिए बहुत अच्छे, सिंह शिवम, शिवम जी का सबसे पहले आंसर आया है और बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने लगाया है। 1990 में याद रखेंगे रघुवीर सहाय की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, ज्ञानेंद्रपति का जन्म कब हुआ था? ज्ञानेंद्रपति का जन्म कब हुआ था? सारे क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट VVI है, जो कि सीधे एग्जाम में आपके टकराएंगे। ज्ञानेंद्रपति का जन्म कब हुआ था? 1940, 1950, 1942? बच्चे अगर आप डेली क्लास में आते हैं तो एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस डेली आइएगा, ऐसे लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे जो एग्जाम में आप तहलका मचा देंगे। चलिए बहुत अच्छे, राइट आंसर याद रखेंगे कब हुआ था? 1950 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, ज्ञानेंद्रपति का जन्म ऑप्शन नंबर बी। सिंपल कश्यप का बिल्कुल सही जवाब है। बहुत अच्छे, सिंपल कश्यप का बहुत फटाक से आंसर आया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कब हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुआ था कार एक्सीडेंट में। यह भी याद रखिएगा कि कार एक्सीडेंट में इनकी मृत्यु हो गई थी, कार दुर्घटना से। कब हुआ था? तो ये याद रखेंगे, राइट आंसर है 1948 में, है ना। आजादी के ठीक 1 साल बाद कार दुर्घटना में सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन नंबर ए 1948। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10,
हंसते मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? फटाफट आंसर लगाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन आज आपको याद करा देंगे। चलिए, हंसते मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? डायरी, यात्रा वृतांत, आत्मकथा या शब्द चरित? क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, याद रखिएगा, डायरी, हंसते हैं मेरा अकेलापन, जब वो अकेले पड़ गया तो क्या लिखने लगा? ऐसे याद रखिएगा कि वो से छोड़कर वो चली गई तो बेचारा अकेले पड़ गया, और अकेले जब पड़ गया तो वो डायरी लिखने लगा, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो भी जाएंगे बिल्कुल सही जवाब है डायरी, डायरी, डायरी। ठीक है, एकदम याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, करबक में किसकी महिमा का बखान है? करबक, करबक में किसकी महिमा का बखान है? मनुष्य, ईश्वर, या आंसर लगाते चलेंगे, नीचे जाएंगे, प्रेम या दानव? तो देखिए, करबक की बात की जाए, करबक नाम भले ही करबक है, लेकिन इसमें बखान जो है वो आपका प्रेम का है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। करबक में किसका बखान है? ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छे कोमल कुमारी, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जबरदस्त तरीके से आपने आंसर लगाया है, बहुत अच्छे, शानदार। शुभम कुमार, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, गद्य कविता कौन सी है? गद्य कविता, गद्य कविता कौन सी है? अधिनायक, गांव का घर, प्यारे नन्हे बेटों को, या हार जीत? बताना है इसमें कौन सी कविता जो है वो गद्य है। अधिनायक, गांव का घर, प्यारे नन्हे बेटों को, या हार जीत? आंसर लगाइएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। एकदम देखो, पूरी क्लास करना है, जब तक आप पूरी क्लास नहीं करोगे मजा नहीं आएगा, तब तक आप कुछ सीख के नहीं जाओगे। डेली आइए, 100 क्वेश्चन एकदम सीख के जाइए। गद्य कविता कौन है? क्वेश्चन नंबर 12। याद रखिएगा, हार जीत। हार जीत जो है वो क्या है? गद्य है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जितने बच्चे गए सभी का आंसर सही है, ऑप्शन नंबर डी। बहुत अच्छे, रंजीत कुमार, बिल्कुल सही जवाब है। सबसे पहला आंसर है रंजीत, बहुत अच्छे, शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। उषा का जादू कब टूटता है? उषा का जादू कब टूटता है? सूर्यास्त के समय, सूर्योदय के समय, दोपहर के समय, या इनमें से कोई नहीं? उषा का जादू कब टूटता है ये आपको बताना है। उषा का जादू, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लगाएंगे। देखो, उषा का जादू पूछा जा रहा है तो राइट आंसर होगा सूर्योदय के समय उषा का जादू जो है टूट जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जो भी टिक किए हैं एकदम खुश हो जाइए, आंसर बिल्कुल सही जवाब है आपका। ठीक है, याद नहीं है तो बच्चे याद करते चलिएगा, आप सीखने के लिए आए हैं, है ना। चलिए अगला देखेंगे, कलीराम किस पठित पाठ से संबंधित है? किस पाठ में कलीराम का जिक्र है? कौन से चैप्टर में कलीराम का जिक्र होता है? जूठन में, तिरिच में, रोज में, या शिक्षा में? किस पाठ में कलीराम का जिक्र हुआ है? क्वेश्चन नंबर 14। अब आपके पास समय नहीं है बच्चा, है ना। आपके पास समय किस लिए नहीं है? क्योंकि आपका अक्टूबर में सेंटर एग्जाम हो जाएगा, है ना, अक्टूबर में, और 1 फरवरी से आपको पता है कि एग्जाम शुरू हो जाता है। तो आपके पास 5 महीना है। 5 महीना जो है एकदम जबरदस्त पढ़ाई कीजिए, और ये 5 महीना जो है वही आपको रिजल्ट दे देगा। अभी तक आप पढ़े नहीं पढ़े डजंट मैटर। चलिए बहुत अच्छे, याद रखिएगा जूठन, और जो भी ए के साथ गए जूठन जबरदस्त तरीके से सही आंसर लगाया है। कलीराम जो है जूठन से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए, जूठन। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखिए, बहुत लोग जो है तुक्का लगा रहे, तुक्का नहीं लगाना बच्चा, है ना, एकदम याद कर लीजिए। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन है? अब देखो, याद नहीं भी है आलोक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप डेली क्लास में आते हैं ना तो आप नहीं भी याद करते हैं, सिर्फ डेली क्लास में आते हैं तो आपको पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। तो आज पहली क्लास से टेंशन नहीं लेना है। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। अब देखियो इसको याद करने का तरीका, सूरदास, है ना, तो सूरदास जो है उनको कौन सा डांस आता था? तो सूरदास को आता था बल्ले बल्ले डांस। कौन सा डांस आता था? बल्ले बल्ले। तो जब भी पूछेगा सूरदास तो याद रखिएगा, अच्छा इनको तो बल्ले बल्ले डांस आता था। तो राइट आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। एकदम याद रखिएगा, सूरदास बल्ले बल्ले डांस। ऑप्शन नंबर ए, विज्ञान कुमार, बिल्कुल सही जवाब है विज्ञान का। चलिए नेक्स्ट आगे देखेंगे, तुलसीदास किस प्रकार के कवि हैं? तुलसीदास जो है किस प्रकार के कवि हैं? पृथकवादी, छायावादी, समन्वयवादी, या राइट आंसर क्या होगा?
तुलसीदास का जब जिक्र किया जाए, तुलसीदास का, कि वो कैसे कवि थे, तो राइट आंसर हमेशा याद रखिएगा, सही जवाब है वो समन्वयवादी कवि थे, है ना। कैसे कवि थे? समन्वय स्थापित करते थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, समन्वयवादी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल, तिरिच क्या है? पूछा गया है कि तिरिच जो आप चैप्टर में पढ़े हैं, विषैला छिपकली, षड्यंत्रकारी, नक्सली या अनिष्टकारी जीव। क्वेश्चन नंबर 17, तिरिच क्या है यह आपको बताना है। राइट आंसर, तिरिच क्या है। और ये लाइव क्लास डेली चलेगी, है ना, लाइव क्लास डेली चलेगी, डेली शाम के 7 बजे एकदम रेडी रहिएगा। शाम के 7 बजे से लेकर 8 बजे तक एकदम जबरदस्त तरीके से क्लास चलती रहेगी। तिरिच क्या है? 17, बहुत अच्छे, याद रखेंगे, विषैली छिपकली है ना। जो भी एक के साथ गए जबरदस्त तरीके से आंसर आया है, विषैली छिपकली, विषैली छिपकली। चलिए क्या बात, जबरदस्त। चलो अगला सवाल, सूरदास की पठित रचना में किस रस की प्रधानता है? सूरदास में किस रस की प्रधानता है? श्रृंगार रस की, वात्सल्य रस की, वीर रस की या विभत्स रस की? सूरदास के पाठ में कौन से रस की प्रधानता है यह आपको बताना है। सूरदास, क्वेश्चन नंबर 18, देखो सूरदास की जब बात कर ली जाए तो इनके गुरु का नाम अभी बताएं, वल्लभाचार्य, है ना। अभी इनके गुरु का नाम क्या बताए हैं? वल्लभाचार्य। और ये कौन सा है आपको बताएं कि ये बल्ले बल्ले डांस करते थे, तो बल्ले बल्ले डांस से याद रखिएगा, वल्लभाचार्य और वात्सल्य रस, है ना। सूरदास जब आएगा तो वल्लभाचार्य और वात्सल्य रस। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। बोर्ड में कितना ऑब्जेक्टिव आएगा? बोर्ड में 100 ऑब्जेक्टिव आएगा बच्चा, जिसमें आपको 50 ऑब्जेक्टिव के आंसर देने होंगे विष्णुदेव ठाकुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। और आज हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव करेंगे भी, जो आज मॉडल पेपर आपको बता रहे हैं इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ठीक है, राष्ट्र कवि की उपाधि किसे मिली है? किसे राष्ट्र कवि बोला जाता है? राष्ट्र कवि। गुड इवनिंग अजय, लेट हो गए कोई बात नहीं है, डेली क्लास में 7 बजे से आइएगा। राष्ट्र कवि किसे बोला गया है? रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, प्रेमचंद या बिहारी लाल? राष्ट्र कवि की उपाधि किसे मिली थी? 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। राष्ट्र कवि, याद रखिएगा, राष्ट्र कवि की बात की जाए तो रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर जो है वो राष्ट्र कवि उपाधि से सम्मानित हुए हैं। रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर ए, बहुत अच्छे, शानदार। चलिए अगला सवाल, प्रेम के पीर किसे बोला जाता है? प्रेम के पीर। और आप लोगों के लिए जो ग्रुप बनाया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जरूर से ज्वाइन करिएगा। और ज्वाइन करने के साथ साथ आपको एक्टिव रहना है ना। अभी ऐसा नहीं, बहुत सारे बच्चे जो है सोए रहते हैं। आपको बता दें, व्हाट्सएप ग्रुप में जब क्लास का अनाउंसमेंट हुआ तो 350 बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिए फटाफट, लेकिन क्लास में बच्चे नहीं दिखे। क्यों? क्योंकि एग्जाम में टाइम है, सबको लग रहा है अभी घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे, अभी क्या है पढ़ना। प्रेम के पीर के बताइएगा, लेकिन जो पढ़ने वाला बच्चा वो पढ़ेगा, है ना। चलिए, प्रेम का पीर किसे बोला जाता है? तो जायसी को याद रखेंगे, मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन नंबर ए। प्रेम के पीर थे ये मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, कविता के नए प्रतिमान के रचयिता कौन है? कविता के नए प्रतिमान के रचयिता कौन है? नामवर सिंह, भगत सिंह, मलयज या ओम प्रकाश वाल्मीकि? कविता के नए प्रतिमान, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर लगाएंगे। कविता के नए प्रतिमान के रचयिता कौन है? 21। चलिए बहुत अच्छे, शानदार तरीके से आंसर लगाएंगे। नामवर सिंह। कौन थे? नामवर सिंह जो है कविता के नए प्रतिमान के रचयिता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सर ज्वाइन कहां से करें? क्लास तो ज्वाइन किए हुए हो आप, ठीक है, क्लास में तो पढ़ ही रहे हो। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है। उसने कहा था शीर्षक कहानी किसकी प्रधानता है? उसने कहा था शीर्षक कहानी किसकी प्रधानता है? धर्म की, कर्म की, चरित्र की या भाव की? उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसकी प्रधानता है, यह आपको बताना है। चलिए 22 नंबर, अब आंसर लगाएंगे फटाफट। याद रखिएगा, उसने कहा था कहानी कर्म की प्रधानता है। 22 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। उज्जवल कुमार साइंस का है,
साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, हिंदी सभी का एक ही है बच्चा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, गंडक नदी किस पठित पाठ से संबंधित है? अब आंसर लगाइएगा। गंडक नदी कौन से पाठ से आया है? तिरिच, ओ सदा नीरा, शिक्षा या बातचीत? गंडक नदी किस पाठ से संबंधित है? देखते हैं आंसर कौन लगाते हैं। 23 गंडक नदी, ध्यान से आंसर लगाइएगा एकदम। देखो आंसर आए अथवा नहीं आए सभी लोग आंसर लगाइए। गंडक नदी किस पाठ से संबंधित है? चलिए बहुत अच्छे, याद रखिए गंडक नदी की बात कर ली जाए तो राइट आंसर है ओ सदा नीरा। जो भी बी के साथ गए बिल्कुल सही जवाब है। गंडक नदी ओ सदा नीरा के साथ आया है, याद रखिएगा ओ सदा नीरा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, तिरिच का किस पाठ से संबंध है? तिरिच, तिरिच की बात की जा रही है। तिरिच का संबंध कौन से पाठ से है? शिक्षा से, बातचीत से, ओ सदा नीरा? तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो डी के साथ जाने वाले बच्चे सही। आगे देखेंगे, भूषण की रचना किस रस की प्रधानता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एकदम टिक कर लीजिएगा। VVI क्वेश्चन है कि भूषण की रचना में कौन सी रस की प्रधानता है? हास्य रस, विभत्स रस, वीर रस या श्रृंगार रस? एक ट्रिक आपको बता देते हैं, जब भी भूषण का जिक्र हो तो भूषण का मतलब समझ जाइएगा आभूषण। आभूषण किसको बोलते हैं? जेवर को, है ना। मान लीजिए एक पत्नी है और उसका पति हस्बैंड जो है वो उसको जेवर बना के देता है, आभूषण ला के दिया, तब पत्नी क्या करेगी? एकदम उछल के डांस करने लगी, हाय 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 मेरा पति जेवर ला के दिया है, सबसे बड़ा वीर तो मेरा पति है, इसके जैसा कोई नहीं है। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, वीर रस की प्रधानता है। ठीक है, क्या याद रखेंगे? वीर रस की प्रधानता है, ऐसे याद रखिएगा। जब भी भूषण आए तो आभूषण, है ना। सही जवाब है वीर रस की प्रधानता। चलिए नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद किस बात से संबंधित है? जयशंकर प्रसाद किस बात से संबंधित है? प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, छायावाद या ऑप्शन नंबर डी? उज्जवल कुमार सर फिजिक्स का कब होगा? आज तो क्लास शुरू हुई है, क्लास डेली होगी, ग्रुप में ज्वाइन रहिए, डेली आप क्लास में आइए, आपको पता चल जाएगा कौन सी क्लास किस दिन। ठीक है, जयशंकर प्रसाद कौन सी बात से संबंध रखते थे? प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, छायावाद या नकेनवाद? 26। अब देखिएगा, जयशंकर प्रसाद की बात कर ली जाए तो ये जो है छायावादी थे, है ना। सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी, छायावाद। जयशंकर प्रसाद का जो संबंध था वो छायावाद से था। बहुत अच्छे MS ऑफिशियल, BQ कुमार, बहुत अच्छे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखेंगे, गैंग्रीन का संबंध। अब गैंग्रीन क्या है? एक बीमारी थी, है ना। गैंग्रीन का संबंध कौन से पार्ट से है? सबसे पहले याद रखिएगा बच्चा कि गैंग्रीन क्या था? एक बीमारी था। कहां से लिया गया है? उसने कहा था रस्सी का टुकड़ा, तिरिच या रोज? 27। चलिए याद रखेंगे, गैंग्रीन जो है वो रोज से लिया गया है। जिसके राइटर कौन है? इसके राइटर है भैया अज्ञेय साहब, है ना। अज्ञेय साहब इसके राइटर हैं। ये कहां से लिया गया है? रोज से लिया गया है। राइट आंसर अजय कुमार, बहुत सही जवाब बच्चा। गुलाबसा आपका भी सही आंसर है। विकी यादव बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। आगे, भगत सिंह की माता का नाम बताना है आपको। भगत सिंह की मां का क्या नाम था? विद्यावती, फूलवती, कलावती या सुंदरवती? भगत सिंह की मां का नाम क्या था? भगत सिंह का मां का नाम विद्यावती, फूलवती, कलावती या सुंदरवती? 28। चलिए बहुत अच्छे, याद रखिएगा सही जवाब है विद्यावती। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। बहुत बच्चे, बिल्कुल सही जवाब है विद्यावती। याद रखिएगा भगत सिंह की मां का नाम विद्यावती था। अभी डेली क्लास में आइए, 6-7 दिन तक आइए डेली, आपको टोटल क्लास का टाइमिंग सब कुछ पता हो जाएगा। शाम 7 बजे डेली क्लास में आ जाना है। ठीक है, सभी सब्जेक्ट क्लास चलेगी। नेक्स्ट देखेंगे, भगत सिंह के पिताजी का क्या नाम है? सरदार किशन सिंह, सरदार बिशन सिंह, अजीत सिंह या सरदार सोन सिंह?
भगत सिंह के पिता का नाम बताना है। माँ का नाम विद्यापति देवी, सही हो गया। अब नाम बताइए पिताजी का। 29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 29 नंबर क्वेश्चन। चलिए बहुत अच्छे, किशन सिंह, बिल्कुल सही जवाब है उज्जवल। सरदार किशन सिंह ऑप्शन नंबर ए के साथ गए हैं, बहुत शानदार, सरदार किशन सिंह। चलिए विक्की, बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलिए अगला सवाल देखते हैं बच्चे, अगला सवाल क्या है। रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का क्या नाम था? रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का नाम बताना है, क्वेश्चन नंबर 30। और बहुत अच्छी इनकी पत्नी थी, राम और श्याम की जोड़ी थी। ऐसे तो राम श्याम दोनों सुनने में लड़का है, रियल में भी लड़का का नाम है, लेकिन इनकी पत्नी का जो था संबंध राम और श्याम का जोड़ी था। तो कैसे याद रखेंगे? श्यामवती देवी, रामधारी सिंह दिनकर, राम और श्याम की जोड़ी। और याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा श्यामवती देवी, राम और श्याम की जोड़ी, इस तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। राइट आंसर रामधारी सिंह का श्यामवती देवी। चलिए नेक्स्ट, ओम प्रकाश वाल्मीकि, ये भी देखिए बहुत अच्छा ट्रिक है को बताते हैं आपको। ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी का नाम पूछा जा रहा है, 31। अब कैसे याद रखिएगा? इनके पिताजी का नाम जो है छोटन लाल है ना। अब बहुत अच्छा वो ट्रिक बताते हैं आपको, छोटका मकुंदाना, छोटका मकुंदाना। अब मकुंदाना किस लिए लिखे? ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी का नाम था छोटन लाल, छोटका से, अब मकुंदाना से हो गई मकुंदी देवी, और ये इनकी माता का नाम, ठीक है। ऐसे ही याद रखना है। ओम प्रकाश वाल्मीकि के मम्मी पापा कौन थे? तो छोटका मकुंदाना थे, छोटका से छोटन लाल और मकुंदाना से मकुंदी देवी, ठीक है। तो 32 का मकुंदी देवी हो गया, दोनों का सही हो गया, ठीक है। इस तरीके से याद रखिएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे ही आ जाए, जैसे ही पूजा करना ओम शुरू हो जाए, तो छोटका मकुंदाना लेके चलाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए इसका हो गया ना, माता का नाम मकुंदी देवी हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मुक्ति बोध की माता का नाम पूछ रहा है, आप बताएंगे मुक्ति बोध। अब याद देखिए कैसे होगा, क्योंकि बहुत सारे मम्मी पापा होंगे, सबको याद रखना, जो ट्रिक बता रहे उसको याद रखिएगा। मुक्ति बोध, तो मुक्ति किससे मिलती है? सावन का महीना है, हिंट्स दे दिए हैं। आप बताइए मुक्ति किससे मिलती है? तो बोलोगे सर शंकर जी से मुक्ति मिलती है। तो भैया शंकर जी तो मेल हैं, लेकिन बात हो रही है फीमेल की, तो शंकर जी की जगह फीमेल कौन है? पार्वती जी है। तो क्या होगा? पार्वती बाई। मुक्ति बोध, मुक्ति कहां से मिलेगी? तो पार्वती जी से। तो 33 का राइट आंसर याद रखिएगा, पार्वती बाई। जब भी मुक्ति की बात हो जाए तो पार्वती जी को प्रणाम करिएगा और पार्वती बाई आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब गुलेरी जी का जन्म स्थान कहाँ है, ये पूछा गया है। अब गुलेरी जी को याद कैसे रखना है कि जन्म स्थान? तो याद रखिए गुलेरी जी गुलेर चलाते थे, है ना। अब गुलेरी जी जब गुलेर चलाते थे तो क्या बोलते थे? जय श्री राम, है ना। जयपुर से जय बोलकर गुलेर चलाते थे, जय श्री राम बोलकर गुलेर चलाते थे, इसलिए इनका जन्म स्थान याद रखिएगा। जैसे ही गुलेरी पूछेगा तो जयपुर गुलेरी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जयपुर। 34 का सही जवाब हो जाएगा जयपुर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आगे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के माता पिता कौन थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के माता पिता कौन थे? 35 माता पिता। देखिए माता पिता की बात कर ली जाए तो पंडित शिवराम थे, शिवराम इनके पिताजी थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, शिवराम इनके पिताजी थे। राइट आंसर याद रखिएगा शिवराम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आगे। अब देखिए याद कैसे होगा, चंद्रधर, तो किसके सर पे चंद्रमा रहते हैं? शिव जी के सर पे, इसलिए इनके पिताजी थे शिवराम थे। शिव जी किसकी पूजा करते हैं? राम जी की। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी पंडित शिवराम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, तुलसीदास का जन्म स्थान पूछा गया है कि तुलसीदास का जन्म स्थान कहां था? 36 विष्णुदेव, लव यू सर, लव यू टू बच्चा।
चलिए तुलसीदास का जन्म स्थान 36। अब देखिए इनको कैसे याद रखिएगा। नाम त से तुलसी है और त से तिकवापुर, त से तुलसी और त से तिकवापुर यूपी। याद रखिएगा तुलसीदास तिकवापुर के थे, यूपी से थे। तुलसीदास तिकवापुर यूपी से थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखेंगे, ज्ञानेंद्रपति का जन्म स्थान कहां है? ज्ञानेंद्रपति 37 नंबर, 37 नंबर पूछा गया है, ज्ञानेंद्रपति का जन्म स्थान कहां है? देखिए ज्ञानेंद्रपति जो है वो झारखंड से थे और इनका जन्म स्थान गोड्डा है ना। 37 का याद रखिएगा, गोड्डा। ज्ञानेंद्रपति कहां से थे? तो गोड्डा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। आगे देखेंगे अगला, गजानन माधव मुक्तिबोध, मुक्तिबोध का जन्म स्थान कहां है? पहले अभी बताएं कि मुक्तिबोध की मां कौन थी? पार्वती बाई। थोड़ा सा याद दिला दें, अभी बताएं कि पार्वती बाई जो थी है ना, मुक्तिबोध की मां थी। अब पूछा गया इसमें इनका जन्म स्थान कौन क्या है? तो इनका जन्म स्थान ग्वालियर था। याद रखिएगा श्योपुर ग्वालियर, श्योपुर ग्वालियर 38 का राइट आंसर श्योपुर ग्वालियर था। ऑप्शन नंबर ए एकदम याद रख लेना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, शानदार। चलिए नेक्स्ट देखेंगे बच्चा, अगला सवाल, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान पूछा गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान जिनका 1948 में मृत्यु हो गया था, कार एक्सीडेंट में इनकी मृत्यु हुई थी, है ना, अभी पढ़ाए थोड़ी देर पहले। और पूछा गया इनका जन्म स्थान कहाँ था? तो ये जब जन्म ली तो अपने मम्मी पापा को निहाल कर दी, है ना, लड़की थी सुभद्रा कुमारी चौहान, अपने मम्मी पापा को निहाल कर दी। इनका जन्म हुआ था निहालपुर में। ठीक है, निहालपुर में, तो निहाल करने वाली बेटी थी। याद रखिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान निहालपुर में, यूपी में जन्म था। 1948 ईस्वी में कार एक्सीडेंट से इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर के माता पिता का नाम पूछा गया है। रामधारी सिंह दिनकर के माता पिता का नाम, और 100% आज की क्लास से क्वेश्चन एग्जाम में आपके रहेंगे। वैसे क्वेश्चन जो सीधे आपके एग्जाम में आते हैं वही क्वेश्चन आपको इस चैनल पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब बताइए रामधारी सिंह दिनकर के माता पिता का नाम क्या था? मनरूप देवी, रवि सिंह, खुर्शीद शिवराम, सी या डी? क्वेश्चन नंबर 40 का फटाफट आंसर करेंगे बच्चे। चलिए जबरदस्त तरीके से आंसर करेंगे। रामधारी सिंह दिनकर की माता पिता का नाम, चलिए याद रखिएगा मनरूप देवी एवं रवि सिंह। सही जवाब है 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मनरूप देवी और रवि सिंह रामधारी सिंह दिनकर के माता पिता थे। ठीक है, मनरूप देवी और रवि सिंह। चलिए नेक्स्ट, अज्ञेय जी के माता पिता का नाम बताना है 41। अज्ञेय जी के माता पिता कौन थे? अज्ञेय जी के माता पिता बताइएगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं 41 नंबर क्वेश्चन में। अब देखिए अज्ञेय जी को याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी से, हीरानंद शास्त्री, है ना। अज्ञेय जी हीरानंद शास्त्री और बेयंती देवी, हीरानंद शास्त्री और बेयंती देवी एकदम याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगर आपको याद नहीं है तो याद करते चलिए, याद आपको करना है ना। क्लास में आए हैं तो याद करने के लिए क्लास में आए हैं, है ना। सही जवाब क्या होगा? बेयंती देवी और हीरानंद शास्त्री। बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखेंगे, कृष्णमूर्ति के माता पिता। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि साउथ इंडियन है ना, दक्षिण भारत के हैं। कृष्णमूर्ति नाम से ही पता चल रहा है। चलिए बहुत अच्छे अखिलेश, बिल्कुल सही जवाब है। गुलाब शाह बिल्कुल सही है। कृष्णमूर्ति के माता पिता, अब बताइए, ये तो ऑप्शन बिल्कुल सही मानेंगे आप लोग। साउथ इंडियन है, ये सभी तो आपके नॉर्थ इंडियन हम लोग में आ जाते हैं। तो संजीवम्मा और नारायणा जिद्दू, सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। संजीवम्मा और नारायणा जिद्दू जो थे वो कृष्णमूर्ति के माता पिता थे। साउथ इंडियन नाम तो रहेगा ना, सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे, बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट के माता पिता। बालकृष्ण भट्ट ये किनके गुरु थे? चलिए बालकृष्ण भट्ट के माता पिता 43, फटाफट आंसर करेंगे। देखिए बालकृष्ण बेनी, अब देखो जो टाइटल होता है मम्मी पापा वही बेटा का टाइटल होता है।
यहाँ लगा हुआ है भट्ट, तो यहाँ लगा हुआ है भट्ट, तो भट्टी होगा ना, सी थोड़े हो जाएगा, है ना। तो सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर ए, पार्वती देवी एवं बेनी प्रसाद भट्ट। एक चीज कंफ्यूज मत होना, पार्वती दो नाम है ना आपकी बुक में, एक पार्वती बाई है, तो पार्वती बाई जो है वो मुक्ति बोध की मां है। पार्वती बाई किसकी माता है, मुक्ति बोध की। अब पार्वती देवी जो है वो बाल कृष्ण की है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो दोनों की याद रखिएगा, पार्वती बाई मुक्ति बोध की मां है और पार्वती देवी बाल कृष्ण भट्ट की मां है, याद रखिएगा इस चीज को, कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद के पिताजी कौन है, जयशंकर प्रसाद के पिताजी, जयशंकर के पिताजी 44, देखिएगा जयशंकर के पिताजी थे वो देवी प्रसाद साहू थे। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। कोई बात नहीं अजय, इस बार का क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, सूरज कुमार बोल रहे हैं, जो क्वेश्चन का लेवल होगा वही लेवल आपको क्लास में कराया जा रहा है, ठीक है। तो उसका टेंशन एकदम भूल जाइए। अगर क्लास से आप जुड़े हैं, इस चैनल से अगर आप जुड़े हैं तो टेंशन एकदम भूल जाइए, ठीक है। डेली क्लास में आइए और सब्जेक्टिव का भी आपको दिया जाएगा, तो आप टेंशन नहीं लीजिए, अभी तो ऑब्जेक्टिव चल रहा है, सब्जेक्टिव का भी आपको देंगे। बस यहाँ से बाहर आपको कुछ नहीं पूछेगा, जो आपको यहाँ बताया जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। आगे तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तुलसीदास के जो दीक्षा गुरु थे वो कौन थे, नरहरिदास, सुखमणि दास, वल्लभाचार्य, श्री नारायण दास। 45 क्लास में आपको मॉडल पेपर भी पढ़ा दिया जाएगा, क्वेश्चन बैंक भी पढ़ा दिया जाएगा, साथ ही साथ जो आपके एनसीईआरटी बुक के पब्लिकेशन के हैं वो भी आपको फ्री में पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको टेंशन लेना ही नहीं है, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, ठीक है, सब कुछ आपको पढ़ा दिया जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। चलिए बहुत अच्छी, 45 का याद रखिएगा, सही जवाब है नरहरिदास। तुलसीदास के दीक्षा गुरु नरहरिदास थे, ठीक है, और सूरदास के थे वल्लभाचार्य। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। आप डेली क्लास में आएंगे ना बच्चा, तो आपको हम 30 दिन के बाद आपके अंदर वो एबिलिटी आ जाएगी, क्वेश्चन बैंक हम निकाल के लगाना शुरू करोगे ना तो क्वेश्चन बैंक आपका लगने लगेगा, ठीक है। 30 दिन के क्लास में, आज 15 जुलाई है ना, 15 जुलाई से 15 अगस्त आपको ये फील हो जाएगा कि सर 30 दिन में हम बहुत कुछ सीख गए हैं। चलिए देखेंगे, जारा क्या है, मौत है, निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह किस पठित पाठ की पंक्ति है, कौन से पाठ से लिया गया है। जारा क्या है, मौत है, निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। 46 चलिए बहुत अच्छे, याद रखेंगे, उसने कहा था, उसने कहा था, और इसके राइटर हैं कौन, गुलेरी साहब, इसके राइटर हैं गुलेरी साहब, है ना। चलिए बहुत अच्छे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, चंद्रा शर्मा गुलेरी इसके राइटर हैं, ठीक है। इनके पापा क्या नाम है, शिवराम, है ना, पंडित शिवराम, इनके पिताजी का नाम पंडित शिवराम, ये बताए थे। चंद्रा शर्मा गुलेरी, माथे पे चंद्र किनका रहता है, तो शिवजी का रहता है, शिवजी राम जी। चलिए नेक्स्ट, सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है, सूबेदारनी कौन सी पाठ से ली गई है, सूबेदारनी रोज से, उसने कहा था, शिक्षा या अर्धनारीश्वर। 47 देखो सूबेदारनी जो है वो भी उसने कहा से लिया गया, ऑप्शन नंबर बी, है ना, बहुत अच्छा कहानी है, ऑप्शन नंबर बी, उसने कहा था, ठीक है, चंद्र शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, कौन बोले थे कि नर और नारी जो है ना एक ही द्रव्य की दो प्रतिमाएं हैं, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, प्रेमचंद या नामवर सिंह। 48 का राइट आंसर बताइएगा, नर और नारी एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किसकी उक्ति है। 48 नंबर क्वेश्चन में धमाल मचाएं, क्वेश्चन नंबर 48। चलिए बहुत अच्छे, फटाफट तरीके से आंसर करेंगे 48 का, बहुत अच्छे, याद रखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर, याद रखिएगा, नर और नारी रामधारी सिंह दिनकर, बहुत अच्छे, एक के साथ गए अखिलेश, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कामनी तो अपने मन अपने साथ
यामिनी की शांति लाती है किस पाठ की है? कामनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है, कौन से पाठ से ली गई है? अर्धनारीश्वर, परगीत और समाज, तिरिच या उसने कहा था? कामनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है, कौन से पाठ से ली गई है? क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर। चलिए बहुत अच्छे, याद रखिएगा अर्धनारीश्वर से लिया गया है। राइट आंसर क्या होगा? अर्धनारीश्वर से लिया गया है। बहुत अच्छे, शानदार, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तेरी कुड़माई हो गई है कौन से पाठ की पंक्ति है? तेरी कुड़माई हो गई है कौन से पाठ की पंक्ति है? उसने कहा था, रोज, जूठन या तिरिच? क्वेश्चन नंबर 50। चलिए, तेरी कुड़माई हो गई है। चलिए बहुत अच्छे, राइट आंसर क्या होगा? कुड़माई का मतलब मंगनी होता है बच्चा, है ना? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसने कहा था। राइट आंसर क्या होगा? उसने कहा था। ठीक है, इसका मतलब होता है तेरी कुड़माई हो गई है मंगनी। ठीक है, जिसे हम लोग छेका बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इंगेजमेंट। त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ बताइए। त्राही त्राही करना मुहावरा का क्या अर्थ होता है? बहुत दुखी होना, नाराज होना, क्रोध करना या रोना? 51 का आंसर लगाइए। अब तो सबका आंसर आना चाहिए, ये तो मुहावरा सबको पता होना चाहिए। त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? त्राही त्राही करना 51, याद रखिएगा। बहुत दुखी होना, ए के साथ गए बच्चे, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कान देना मुहावरे का अर्थ। कान देना, कान देना का मतलब क्या होता है? बोलते हैं ना, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, इसका मतलब क्या है? कान देना, उसी को बोलते हैं ध्यान देना। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कान देना का मतलब ध्यान देना। नेक्स्ट देखेंगे, घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। रोशनी करना, मन चंचल होना, आनंद मनाना या प्रकाशित करना? 53 का राइट आंसर क्या हो? घी के दिए जलाना 53। चलिए बहुत अच्छे, सही जवाब है आनंद मनाना। घी के दिए हम कब जलाते हैं? जब बहुत खुशी होते हैं तो घी के दिए जलाना, आनंद मनाना। बहुत अच्छे, शानदार। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, एक पंथ दो काज मुहावरे का अर्थ क्या होता है? एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज, एक साथ दो काम करना, है ना? एक पंथ दो काज का मतलब हो गया दो कार्य एक साथ जब करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ। देखिए सबसे पहले जितने बच्चे जुड़े हैं ना, व्हाट्सएप ग्रुप से आपको जुड़ जाना है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ताकि आगे से क्लास जब भी हो तो आपको कोई भी क्लास की इंफॉर्मेशन आपसे मिस नहीं होनी चाहिए, है ना? चलिए आगे देखेंगे, जी चुराना मुहावरे का अर्थ। मुहावरा भी आपसे पूछा जाएगा। जी चुराना, ए बी सी या डी? 55 बोल रहा है कि जी चुराना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? चलिए राइट आंसर है किसी काम से भाग जाना। बोलते हैं ना, काम उसका मन नहीं लगता है, जी चुराता है, किसी काम से भाग जाना। ठीक है, और आप लोगों के लिए आपको बता दें कि जो बच्चे एक्टिव हैं पढ़ाई के प्रति, और वो ऑल सब्जेक्ट के वैसे सारे मटेरियल्स चाहते हैं क्वेश्चन आंसर के साथ, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों चाहते हैं क्वेश्चन आंसर के साथ, और वही क्वेश्चन चाहते हैं जो कि उसे पढ़कर एग्जाम में 90% स्कोर कर सके। ठीक है, तो वैसा आपको पीडीएफ के मटेरियल के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, जो कि आपका पेड है। वो लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, 9504510500 ये नंबर याद रखिएगा। ठीक है, अब देखो ये पीडीएफ में क्या रहेगा, तो क्वेश्चन आंसर हिंदी और इंग्लिश मीडियम सभी के रहेंगे। ऑल सब्जेक्ट, यानी कि वो साइंस वाला है तो टोटल साइंस का सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिंदी, इंग्लिश। आर्ट्स का है तो टोटल आर्ट्स का सब्जेक्ट, कॉमर्स का है तो टोटल कॉमर्स का सब्जेक्ट। ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ क्वेश्चन आंसर के साथ हिंदी या इंग्लिश मीडियम में आपको 1000 रुपये मिल जाएगा। उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर के साथ है। लेने के लिए इस नंबर पे आपको फोन पे से पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद इसी का स्क्रीनशॉट पेमेंट का इसी नंबर पे आपको सेंड करना है। तुरंत आपके नंबर पे आपको पीडीएफ क्वेश्चन आंसर के साथ मिल जाएगा। इसके अलावा एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। 1000 में टोटल सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट टोटल। ठीक है, याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये तो हो गया था ना, जी चुराना। चलिए, लकीर का फकीर होना, लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ। लकीर का फकीर बोलते हैं ना, पुरानी सोच का होना, उसी को बोलते हैं लकीर का फकीर। परंपरावादी होना, परंपरावादी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, फकीर नहीं बच्चा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, नायक शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है। नायक, नायक शब्द का संधि विच्छेद 57 नंबर क्वेश्चन में। नायक, बहुत अच्छे, नायक से बनता है नए जोड़ अक, ऑप्शन नंबर बी के साथ गए, नए जोड़ अक, नए जोड़ अक मत चले जाना। 1000 रुपीज पेमेंट है बच्चा, प्रिंस कुमार, 1000 रुपये फोन पे से आपको पेमेंट करना है। नंबर है 9504510500। पेमेंट करने के बाद फोन पे, गूगल पे, जिससे भी आप पेमेंट करें, पेमेंट करने के बाद इसी पे आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है। व्हाट्सएप नंबर भी यही है, स्क्रीनशॉट भेजेंगे और आपको पीडीएफ जो है भेज दिया जाएगा। आप प्रिंट आउट निकाल के भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58। उद्गम शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है। 58, उद्गम, उद्गम शब्द का संधि विच्छेद 58। क्या बात है, उत जोड़ गम, ये सभी को पता होना चाहिए। जब द आ जाता है तो द के लिए हम क्या यूज करते हैं, है ना, त, संधि विच्छेद के लिए उत जोड़ गम, उत जोड़ गम, बहुत अच्छे, शानदार, क्या बात है। चलिए आगे, जगदानंद शब्द का संधि विच्छेद बताना है। जगदानंद शब्द का संधि विच्छेद, जगदानंद, 4 ऑप्शन है जगदानंद शब्द का संधि विच्छेद। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59, जगत जोड़ आनंद, बहुत अच्छे, जितने बच्चे एक के साथ गए एकदम धमाल मचा दिए, धोती फाड़ के रुमाल बना दिए, क्या बात। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, एक ही साथ गए, बहुत अच्छे, शानदार। क्लास की टाइमिंग डेली शाम 7 बजे से है, आज पहली क्लास है। महाशय शब्द का संधि विच्छेद बताना है 60 नंबर क्वेश्चन में। 60 नंबर क्वेश्चन है महाशय। चलिए बहुत अच्छे, महाशय का मतलब हो गया महाजोड़ आशय। सही जवाब क्या होगा 60 का राइट आंसर, महाजोड़ आशय, बहुत अच्छे, शानदार, महाजोड़ आशय, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, मनोहर शब्द का संधि विच्छेद, मनोहर शब्द का संधि विच्छेद 4 आपके ऑप्शन है मनोहर में। मनोहर शब्द का संधि विच्छेद 61 नंबर क्वेश्चन। मनाजुरहर, है ना, मनाजुरहर, मन को हर लेने वाले, मनोहर, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे, कमलेश शब्द का संधि विच्छेद बताइए। कमलेश, कमलेश, कमल जो इस, है ना, कमलेश को तोड़िएगा तो क्या बनेगा, कमल जो इस, ये अस है बच्चा, ये अस है, ध्यान से आंसर लगाना है। कमल जोड़ इस जो है वो डी में है ना, कमल जोड़ इस, कमल जोड़ अस नहीं, है ना, देखिए बच्चे लोग फंस गए इसमें, कमल जोड़ इस होता है, इस। नेक्स्ट, जगत, जगत का विशेषण बताना है। जगत का विशेषण 63, जगत का विशेषण। चलिए बहुत अच्छे, जबरदस्त, ठीक है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखेंगे आगे, आधार शब्द का विशेषण, आधार 64, आधार का विशेषण बताइए बच्चे। देखो आधार से क्या होगा, आधार है तो आधार का क्या हो जाएगा, आधारित, बी के साथ जाएंगे बच्चे, बहुत जबरदस्त, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, आधारित, आधारित, ठीक है, बी। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 65, संस्कृत शब्द का विशेषण। संस्कृत में बहुत लोग फंस जाएंगे, अब बताइएगा संस्कृत का विशेषण क्या होगा, संस्कृत का विशेषण बताना है। 65, संस्कृत का, संस्कृति नहीं बच्चा, सांस्कृतिक, आपके स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था ना, वही आपका संस्कृत का विशेषण हो जाएगा, सांस्कृतिक, संस्कृति नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अग्नि का विशेषण, अग्नि, अग्नि, साइंस में एक टर्म पढ़े होंगे आग्नेय चट्टान, अब आपको याद आ गया होगा, अग्नि, अग्नि का विशेषण क्या होगा 66। 100 क्वेश्चन डेली करवाएंगे बच्चा, 100 क्वेश्चन डेली, एकदम धुआंधार, ऑल सब्जेक्ट होगा। जैसे ही 100 बच्चे लाइव में जुड़ने लगेंगे आपका ऑल सब्जेक्ट शुरू हो जाएगा, एकदम टेंशन नहीं लीजिएगा।
बस बच्चे को जोड़ना है आपको ग्रुप में और क्लास में, जो पढ़ने वाले बच्चे है ना, जो पूरी क्लास कर सके। चलिए बहुत अच्छे, आगे नहीं, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, दिन शब्द का विशेषण, दिन शब्द का विशेषण क्या होगा? 67। दिन, दिन से बनेगा दैनिक, दिन से बनेगा क्या? दैनिक। क्या बात है, बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छे। दिन से क्या बनेगा? प्रिंस, सुमीर, उज्जवल, चलिए गुलबशा, सभी का आंसर सही आ रहा है, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। फीसदी शब्द में उपसर्ग बताना है, फीसदी में उपसर्ग। अब देखो उपसर्ग किसको बोलते हैं? किसी भी शब्द के आगे लगने वाले, जैसे मान लीजिए ये कोई शब्द है, इसके जो आगे लग जाएगा यानी कि पापा, पापा जो होंगे वो उपसर्ग होंगे, जो पीछे लग जाएगी यानी कि मां, वो हो जाएगी प्रत्यय। ठीक है, तो फीसदी, ये फीसदी एक शब्द है, आगे पापा कौन है? तो फी है। ठीक है, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 68 का राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। बिन देख शब्द में उपसर्ग बताना है, बिन देखा, 69। बिन देखा में क्या उपसर्ग है? 69। देखिए बिन देखा, बिन देखा में उपसर्ग आगे क्या है? बिन। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आगे देखिए, नाचीज शब्द में, नाचीज, नाचीज में उपसर्ग बताना है, क्या होगा? ना होगा, चीज के आगे क्या लगा हुआ है? ना। बहुत अच्छे, देखिए सही बच्चा का आंसर सही होता होगा। पढ़ने वाला, इसमें प्रत्यय पूछ रहा है। ठीक है, तो बोले थे प्रत्यय जो होता है वो पीछे लगता है, उपसर्ग जो होता है वो आगे लगता है। तो यहाँ पे पढ़ने वाला है, पीछे क्या है? वाला। तो वाला कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी के साथ जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे, खिलाड़ी, खिलाड़ी में प्रत्यय पूछा है, खिलाड़ी, खिलाड़ी में बोल रहा है कि बताइए खिलाड़ी में प्रत्यय क्या हो। अब इसको संधि विच्छेद कर लीजिए, उठा के पटक दीजिए इसको, है ना, खिलाड़ी को उठा के पटक दीजिए तो पीछे क्या आ जाएगा? आरी आ जाएगा, है ना, आरी। सही जवाब होगा आरी, खिलाड़ी, खेल जोड़ आरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, अरी नहीं बच्चा, आरी। ठीक है, खिलाड़ी आ है ना, आरी। चलिए नेक्स्ट, दिखावट, 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 प्रत्यय क्या होगा? आवट। देखो तो दिखावट, इसमें क्या है? ख दिख को छोड़ दो, ये क्या हो रहा है? आवट, दिखावट, है ना, आवट आ रहा है ना। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिखावट, आवट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, शुद्ध शब्द कौन है, इसमें सही क्या है? 4 शब्द है, बताना है कौन शब्द सही है। संसार, शिक्षक, विद्यार्थी या वाक्य। देखो शिक्षक गलत लिखा हुआ है, शिक्षक हर सही से होगा। विद्यार्थी भी गलत है, विद्यार्थी भी हर सही से होगा। वाक्य भी गलत है, वाक्य में क जो होता है वो आधा होता है। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, संसार सही है ना। सही जवाब क्या होगा? संसार, ऑप्शन नंबर ए के साथ जो गए हैं सही है। आगे देखेंगे, शुद्ध शब्द कौन है? पुरुष, नीलकंठ, औरत या पारक। इनमें से कौन सा शब्द जो है शुद्ध है? 75। देखो सही जवाब है 75 का, ऑप्शन नंबर ए के साथ गए हैं, बहुत अच्छे। पुरुष, नीलकंठ नहीं होता है, नीलकंठ होता है ना। पारक नहीं होता है, पार्क होता है। औरत नहीं होता है, औरत होता है ना। यहाँ औरत लिखा हुआ है तो ये भी गलत है। ए के साथ जितने बच्चे गए सही है। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? अगला सवाल है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 76 भूतकाल। चलिए बहुत अच्छे, भूतकाल के कितने भेद होते हैं 76 में? बिल्कुल याद रखिएगा, 6 भेद होते हैं। बहुत अच्छे, शानदार, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सभापति शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताना है। सभापति शब्द के स्त्रीलिंग रूप कौन है? सभापति का स्त्रीलिंग 77। सभापति, सभापत्नी मत कर देना, सभापति का, सभापत्नी नहीं है तो हो जाएगी पूरे की पत्नी हो जाएगी, सभा की पत्नी हो जाएगी। सभाध्यक्षी है ना, सभाध्यक्षी होता है, ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जाएंगे बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नायक शब्द का स्त्रीलिंग, नायक, नायक से क्या बनेगा? नायक, नायक का क्या हो जाएगा बच्चा? नायिका। अब कौन सी नायिका? ये नायिका नहीं, ये नायिका। ऑप्शन नंबर सी, हर्षई वाली। ठीक है, ये आपका दीर्घई है, दीर्घई वाली नहीं, हर्षई वाली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अधिनायक में आपको बताना है कि अधिनायक में उपसर्ग क्या है। अधिनायक, अधिनायक में उपसर्ग आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 79, ए बी सी या डी। 79 में बताइएगा अधिनायक में उपसर्ग। देखिए इसको क्या करना है, जोड़िए पहले, अधि जोड़ नायक, सही जवाब होगा अधिनायक, ऑप्शन नंबर सी। सी के साथ जाएंगे, बहुत सही जवाब आ गया है। आगे देखिए, अधिकार में उपसर्ग पूछ रहा है। अधिकार में, अधिकार में उपसर्ग क्या होता है? अधिकार, तो क्या हो जाएगा 80 में? याद रखेंगे, इसको तोड़िएगा बच्चा तो क्या हो जाएगा? अधि जोड़ कार, तो क्या हो जाएगा? अधिकार, ऑप्शन नंबर सी। चलिए सी के साथ जो भी जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। चलिए सही बच्चा का सही आंसर आ रहा है। प्रिंस, आलोक, वॉफ, कुलप्सा, सभी का सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। लिखाई में प्रत्यय पूछ रहा है। लिखाई 81, लिखाई, लिखाई में देखिएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, है ना, बी के साथ जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट, फास्ट करते हैं, 100 क्वेश्चन पूरा कर लेते हैं। दौड़ने वाला में प्रत्यय क्या है? दौड़ने वाला, दौड़ने वाला 82, जो पीछे रहेगा वही प्रत्यय होगा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलिए एकदम फटाफट आंसर करते चलिए। अब बताएंगे मर्ता में प्रत्यय कौन है? मर्ता में 83 में बताना है कि मर्ता में प्रत्यय। अब मर्ता में क्या हो जाएगा बच्चा? मर जोड़ ता, मरता। क्या बात है, एकदम इजी, एक ही साथ गए जिनका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे, खिलौना में प्रत्यय, खिलौना में प्रत्यय 84। देखिए यहां पे खिलौना है, खिलौना, तो ओना नहीं होगा, बी के साथ नहीं जाना बच्चा, सी के साथ गए आलोक, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, 85, फ, फ कहां से बोलते हैं? फ। अब एक चीज याद रखिएगा, प, फ, ब, भ और म, ये सभी जब हम बोलते हैं तो हम, मेरा लिप्स क्या है? टच होता है। ओष्ठ का मतलब क्या हो गया? लिप्स। ये कहां से बोलते हैं? प फ ब भ म, याद रखेंगे ओष्ठ से बोलते हैं। सी के साथ जो जाएंगे बिल्कुल सही जवाब है। उसी तरीके से अब देखिए म आ गया, तो म का भी कहां जाएगा? म, सही बताएं, प फ ब भ म, लिप्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ये भी सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे। थ, थ का प्रोनाउंसिएशन 87, त थ। देखिए जब ये त हो, थ हो, द हो, ध हो, ये सभी हम दांत से बोलते हैं। आपका लिप्स देखिएगा दांत पे जाएगा, त थ द ध बोलेंगे तो दांत से बोला जाता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तालु और मूर्धा मत कर देना, दंत। ठीक है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। ठीक है, दंत। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, तालु पर ट में जाता है, ट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, ध, त थ द ध न, अभी भी कहां जाएंगे? दंत, ऑप्शन नंबर ए। लिप्स देखिए आपका कहां जाता है? दांत पे जाता है, दंत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे बच्चा, ग। अब यहां से याद रखेंगे, क, क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया और अंग हो गया। जब ये बोलते हैं ना, आपका कंठ पे हाथ रखिए, कंठ में कंपन होगा, वाइब्रेशन होगा, है, इसका मतलब है हम कंठ से बोलते हैं, है ना। ग, क, ख, ग, घ, अंग, कहां से बोलते हैं? कंठ से बोलते हैं। सही जवाब क्या होगा? कंठ। नेक्स्ट, भ। अभी बताएं, प फ ब भ म, प हो गया, फ हो गया, ब हो गया, भ हो गया, म हो गया, लिफ्ट। देखिए ऐसे क्वेश्चन एकदम हवा में उड़ा देना एग्जाम में। ठीक है, त। अब देखिए, त थ द ध, त थ द ध, अभी बताए कहां? जीभ कहां सट रहा है? त में, जी दांत में सट रहा है, ऊपर के दांत में जीभ सट रहा है ना, दंत, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत अच्छे, शानदार। आगे देखेंगे, ढ,
अब यहां से समझिए, ट, ठ, ड, ढ, ये कहां से बोला जाता है 92? जब ये बोलेंगे ट, ठ, ड, ढ, ट, ट, तो ये जो है मूर्धा में जाता है। टबड़गी, टबड़गी ट मूर्धा से, और त, थ, द, ध, त, थ, द, ध, ये दांत से, क, ख, ग, घ, अंघा, कंठ से, और ओष्ठ से क्या बोला जाता है? तो प, फ, ब, भ, म। सारे ऑप्शन डील कर दिए। प, फ, ब, भ, म जो है ओष्ठ से, कंठ से क, ख, ग, घ, अंघा, दांत से त, थ, द, ध, और मूर्धा से ट, ठ, ड, ढ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ख। फिर देखिए ख का उच्चारण स्थान अभी बताएं, कंठ एक के साथ लगाइए एकदम। ठीक है, देखिए सभी का सही हो रहा है। छ, अब देखिए छ, च, छ, ज और झ, इनका जो उच्चारण स्थान है 94 में, याद रखिएगा ये तालु से बोला जाता है। तालु से क्या बोला जाता है? च, छ, ज, झ, मूर्धा से ट, ठ, ड, ढ, ओष्ठ से प, फ, ब, भ, और कंठ से क, ख, ग। ठीक है, पूरा याद हो गया होगा। तो च, छ, ज, झ कहां से? तालु से, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, यमुना शब्द कौन सी संज्ञा है? आगे पूछा गया है यमुना शब्द कौन सी संज्ञा है? यमुना, यमुना शब्द कौन सी संज्ञा है? देखिए आप लोग लाइक करने के साथ साथ वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए। सबको टाइम बता दीजिएगा, शाम के 7 बजे डेली लाइव क्विज में जुड़े और अपने परफॉर्मेंस को सही करें। यमुना, किसी भी नाम का जब बोध होता है तो वो क्या हो जाता है? व्यक्तिवाचक प्रॉपर नाउन हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी के साथ, है ना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, मंत्री शब्द कौन संज्ञा है? मंत्री 96, मंत्री, मंत्री शब्द कौन संज्ञा है? मंत्री से पूरी जाति का बोध हो जाता है, पूरी मंत्री में जितने भी मंत्री आ जाए, किसी एक मंत्री का नहीं। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जातिवाचक संज्ञा, है ना, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मिठास, मिठास का मतलब क्या है? स्वीटनेस, स्वीटनेस को आप फील करते हैं, क्या करते हैं? किसी को स्वीटनेस को छू सकते हैं क्या? मीठा को छू सकते हैं? फील करते हैं, अनुभव करते हैं। जो चीज अनुभव होता है वो भाववाचक संज्ञा होता है ना। बी के साथ जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट, गुच्छा, गुच्छा शब्द कौन संज्ञा है? गुच्छा का मतलब हो गया ग्रुप, गुच्छा का मतलब क्या हो गया? एक ग्रुप में रहना। और जब कोई चीज ग्रुप में रहता है तो उसका मतलब क्या है? समूहवाचक संज्ञा, ग्रुप में रहना, एक के साथ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मोती, मोती शब्द कौन सी संज्ञा है? तो आपने पढ़ा होगा, जिसे नापा या तौला जा सके, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। तो सही जवाब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 99 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति, भाव और समूह नहीं। नेक्स्ट देखेंगे, चावल, चावल शब्द कौन संज्ञा है? चावल, तभी बताएं, जिसे आप तोड़ सकते हैं, जिसे आप बेच सकते हैं, वो द्रव्यवाचक यानी कि मटेरियल नाउन, है ना। इंग्लिश में बोला जाए तो मटेरियल नाउन, पानी मत समझ लेना, है ना। द्रव्यवाचक संज्ञा मटेरियल नाउन, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे हम लोगों ने 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन किए। लाइव खत्म होने के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, 100 में कितने क्वेश्चन सही किए। जो क्वेश्चन जिनका ज्यादा सही रहेगा, कल की क्लास में उसका नाम आपको रिटर्न में आएगा। कल की क्लास शाम 7 बजे फिर होगी, आपको रिटर्न में उनका नाम जो है वो लिया जाएगा, कौन से कितना सही किए। अभी नहीं, लाइव में नहीं, क्लास खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और जो बच्चे पीडीएफ के लिए जान लीजिए, और सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव, ठीक है, और सब्जेक्ट का, जिससे बाहर एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, 90% आप मार्क्स उससे ला सकते हैं। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में, उसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, नथिंग, ना क्वेश्चन बैंक पढ़ना है, उसके अलावा ना मॉडल पेपर पढ़ना है, ना ही कोई बुक पढ़ना है। उस पीडीएफ के बाहर आपका कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, बस उस पीडीएफ का जो चार्ज है ऑल सब्जेक्ट का, चाहे आप साइंस के हैं या आर्ट्स के, कॉमर्स के, 5 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट, ठीक है, साइंस वाले, ठीक है, 1000 रुपीज आपको लग रहा है। इसके चार्जेज हैं। लेने के लिए
आपको 9504510500 पे फोन पे, गूगल पे, किसी भी चीज से आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद इसी पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। यही आपका व्हाट्सएप नंबर है और पेमेंट्स करते ही या सेंड करते ही आपको पीडीएफ तुरंत मिल जाएगा 5 मिनट के अंदर, और उस पीडीएफ को आप प्रिंट आउट निकलवा के पढ़िए और उसी से क्वेश्चन आएंगे। 90% लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, 100% गारंटी। और डेली क्लास में आए, ऑब्जेक्टिव भी धुआंधार कर देंगे। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाइए व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से फटाफट तरीके से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ठीक है गाइज, तो मिलते हैं कल की क्लास में शाम के 7 बजे। आप लोग एकदम याद रखिएगा, शाम के 7 बजे। ठीक है, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, गुड नाइट, शुभ रात्रि, कल फिर मिलते हैं।